नमस्कार, मैं आशीष शर्मा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल इंस्पिरेशन एकेडमी फॉर सक्सेस पर। आज हम बात करने जा रहे हैं संधि के दूसरे भाग की, जिसमें व्यंजन संधि पर हम चर्चा करेंगे। आप सभी जानते हैं कि इससे पहले हमने संधि का जो पहला भाग था स्वर संधि, उस पर चर्चा की थी। और स्वर संधि में मैंने आप सभी को बताया था कि स्वर संधि क्या है, वे उसके कितने नियम हैं। तो 5 नियमों पर हमने बात की थी स्वर संधि के, और मैंने आपको बताया था स्वर संधि वह होती है जिसमें स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहा जाता है। जब दो शब्दों के स्वर आपस में मिलते हैं तब जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहा जाता है। बिल्कुल ठीक उसी प्रकार ही आज हम बात करने वाले हैं व्यंजन संधि पे। स्वर और व्यंजन आप सभी जानते हैं कि वर्णमाला का एक भाग है। स्वर वह है जिन्हें बिना किसी सहायता के प्रयोग में लाया जाता है, और व्यंजन वह है जिन्हें स्वरों की सहायता से प्रयोग में लाया जाता है। तो व्यंजन संधि की परिभाषा आप सभी को बता देता हूँ। व्यंजन संधि वही है जिस प्रकार स्वरों के मेल से विकार उत्पन्न होता था उसे स्वर संधि कहते थे। बिल्कुल ठीक उसी प्रकार जब व्यंजनों के मेल से कोई परिवर्तन होगा, कोई विकार उत्पन्न होगा, उसे ही कहा जाएगा व्यंजन संधि। तो आइए शुरू करते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि के 7 नियमों पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो नियम है वह है 1 से 3 का नियम। 1 से 3 का नियम में हम एक बार फिर से इसको आगे पढ़ते हैं। प्रत्येक वर्ग का प्रथम व बाद में कोई स्वर अथवा तीसरा या चौथा, अर्थात यह बात कर रहा है योग से पूर्व। जो योग का जो चिन्ह लगाया जाता है, जमा का जो चिन्ह लगाया जाता है, उससे पूर्व प्रत्येक वर्ग का, अब बात करते हैं वर्ग की। हिंदी में कितने वर्ग हैं? हिंदी में 5 वर्ग हैं। 5 वर्गों में तो हिंदी में यह 5 वर्ग हैं, जिसमें क वर्ग सबसे पहला वर्ग है, च वर्ग द्वितीय वर्ग है, तृतीय ट वर्ग, उसके बाद में त वर्ग, और अंतिम जो वर्ग है वह है प वर्ग। यदि आप जानना चाहते हैं कि इन वर्गों को किस प्रकार विभाजित किया गया है, तो आप इससे पहले जो एक वीडियो बनाई गई है जिसमें हमने बात की है स्वर और व्यंजन पर, आप उसमें ये भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि उसे जो क है उसका उच्चारण स्थान क्या है, च का उच्चारण स्थान क्या है, उसको भी मैंने वहाँ पर बना दिया है। यदि आप चाहें तो देख सकते हैं। अब बात करते हैं क वर्ग की। यहाँ पर लिखा गया है प्रत्येक वर्ग का प्रथम, अर्थात प्रत्येक वर्ग का प्रथम होगा। जैसे यहाँ पर क है, क्योंकि इन वर्गों के जो नाम विभाजित किए गए हैं ये इनके प्रथम वर्ण के आधार पर ही किए गए हैं। तो प्रथम वर्ण क है। क जमा, इसके बाद क्या होना चाहिए कि बाद में कोई स्वर, कोई भी स्वर, अ आ ई उ, कोई भी स्वर इसके बाद में, अथवा तीसरा या चौथा, या किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा योग के चिन्ह के बाद जब होगा तब उसमें क्या परिवर्तन आएगा, तब उसमें 1 से 3 का नियम कार्य करेगा। अर्थात जो योग के चिन्ह से पूर्व होगा वह वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। उदाहरण देखते हैं, आप अच्छे समझ पाएंगे इसे। जैसे यहां हम बात करते हैं पहली उदाहरण की, ध्यान से देखिएगा। वाक जमा ईश। अब यहां पर मैंने लिखा है वाक जमा ईश। हमारे नियम के अनुसार मैंने आपको बताया था कि जो योग से पूर्व जो वर्ण होगा उसके बाद यदि कोई स्वर आता है तो उस पर 1 से 3 का नियम काम करेगा। अब यहां पर क को हमने देखना है, और क के तीसरे नियम को यदि हम देखें तो वह होता है क, ख, ग, घ, ऋण। इस प्रकार यह क वर्ग है। तो अपने ही वर्ग का जब हम तीसरा वर्ण देखेंगे, 1 2 3, तो क का जो तीसरा वर्ण है वह क्या है, ग। तब हम इसे किस प्रकार से बदलेंगे, वा, क किस में बदल जाएगा, ग में, और यह ई की मात्रा गी के साथ, और उत्तर रहेगा वागीश। आपने बड़े ध्यान से इसे देखा होगा, समझा होगा। बार बार वीडियो को रिपीट करके देखिए ताकि आप इसे समझ पाएँ कि
यह किस प्रकार किया गया है। एक और उदाहरण मैं आप सभी को अभी दिखाता हूं। जगत जमा ईश जी। तो यहां पर जगत जमा ईश। अब त यहां पर हमारे पास में एक वर्ण के रूप में आया है, तो त का तीसरा जो वर्ण होगा, त वर्ग का ही तीसरा वर्ण हम देखेंगे। यहां पर लिखा जाएगा अगर त, थ, द, ध और न जी। इस प्रकार हमने त का ही जो तीसरा वर्ण देखना है त वर्ग का, तो यह हमारे पास में होगा द। तो उत्तर रहेगा जग, और यह त बदलेगा द में, और ईश। तो इस प्रकार आप सभी के सामने जो उत्तर आया है वह बना है जगदीश। आशा करता हूं आप सभी ने इसे बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। एक बार फिर से कहूँगा, बार बार वीडियो को देखते रहिए, जिससे आप किसी चीज़ को समझने के बहुत ही योग्य हो जाएंगे। तो यह था हमारा प्रथम नियम, जिसमें हमने 1 से 3 के नियम की बात की, और आप सभी के सामने 1 से 3 के नियम को मैंने अपने अनुसार समझा दिया है। आशा करता हूँ आपको यह तरीका बहुत पसंद आया होगा। इसके बाद कर लेते हैं हमारे दूसरे नियम की बात, जिसमें 1 से 5 का नियम। आप समझ चुके होंगे कि इसमें 1 से 5 का नियम किस प्रकार कार्य करेगा। जिस प्रकार यहाँ पर हमने 1 से 3 के नियम को भी किया था, बिल्कुल ठीक उसी प्रकार 1 से 5 के नियम की हम बात करेंगे। नियम 2, 1 से 5 का नियम, प्रत्येक वर्ग का प्रथम। जिस प्रकार अभी हमने किया था, जिस प्रकार हमारे 5 वर्ग हैं हिंदी वर्णमाला में, उन्हीं वर्गों के प्रत्येक प्रथम वर्ण की यहाँ बात की जा रही है। यदि वह आप सभी के पास होता है और बाद में न या म आ जाए, अर्थात उदाहरणतः मान लीजिए क, और क के बाद में न या म यदि आपको मिलता है, तो 1 से 5 का नियम कार्य करेगा। एक बार फिर से सुनिएगा, प्रत्येक वर्ग का प्रथम। यहाँ पर यह जरूरी नहीं कि केवल क ही यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर च भी रह सकता है, ट भी रह सकता है, त भी रह सकता है और प भी रह सकता है। उदाहरण से मैं आपको एक समझा रहा हूँ कि मैंने क की यहाँ पर उदाहरण ले ली है। तो क के बाद में या प के बाद में या म या ट के बाद में जब भी न या म पाया जाएगा, तब 1 से 5 का नियम काम करेगा। उदाहरण देख लेते हैं। यदि आप इसे उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे तो ये बहुत आसान होगा आप सभी के लिए करना, क्योंकि आप उदाहरणों को पूरे प्रकार से यदि देखेंगे तो आप किसी भी शब्द को अच्छे प्रकार से समझ पाएंगे। वाक्मय, उदाहरण है वाक्मय। क का 5वां वर्ण, यदि हम बात करें क, ख, ग, घ और न, इस प्रकार 5वां जो वर्ण होगा वह होगा यह। और आप सभी को बता दूं कि प्रत्येक वर्ग का जो 5वां अक्षर होता है वह अनुस्वार होता है। अनुस्वार जो बिंदी हम किसी शब्द के ऊपर लगाते हैं, जैसे सुंदर के ऊपर हम एक शब्द बिंदी लगाते हैं तो उसे अनुस्वार कहा जाता है, और चंद्र बिंदु को अनुनासिक कहा जाता है। तो यहाँ पर यह जो शब्द है इसको हम प्रयोग में लाएंगे किस प्रकार। क बदलेगा, अब यहां पर जो क आधा था, परंतु आगे हमारे पास में कोई स्वर नहीं है, इसलिए जो ण है ये आधा ही रहेगा और उत्तर होगा वाणमय। जिस प्रकार का आपको शब्द मिलेगा बिल्कुल ठीक उसी प्रकार आपने चलाना है। यदि उसके आगे आपको कोई स्वर मिलता है तो वह वर्ण अपने आप में पूरा हो जाएगा। जिस प्रकार हमने अभी वागीश में ग को पूरा कर दिया था, जगदीश में द को पूरा कर दिया था, क्योंकि उनके बाद में स्वर था। और आप सभी जानते हैं कि जो स्वर है वह व्यंजन को पूरा करने का काम करते हैं, परंतु यहाँ पर हमारे पास में आगे कोई भी स्वर नहीं था, इसीलिए यह जो हलंत का चिन्ह है यह काम करता है आधे का। किसी जो वर्ण है उसको आधा करने में यह कार्य करता है। तो बिल्कुल ठीक उसी प्रकार यहाँ पर हमारे पास में कोई स्वर न होने के कारण जो ण है यह आधे रूप में ही रहेगा। इसके अतिरिक्त बात कर लेते हैं हमारी दूसरी उदाहरण पर। सत जमा मार्ग जी, सत जमा मार्ग। अब यहां पर त की हम बात करेंगे। त, थ, द, ध
और न। इस प्रकार हमारे पास में जो त वर्ण हमने लिख दिया है। और यहाँ पर हम बात करेंगे त के पांचवें वर्ण की। तो त का पांचवा वर्ण है न, तो इसे किस प्रकार लिखा जाएगा? सन्मार्ग। अब यहाँ पर मैंने न को आधा लिखा है क्योंकि हमारे पास में आगे जो क्या है कोई स्वर नहीं था, और त आधे रूप में था, तो बिल्कुल ठीक उसी प्रकार जो न है वह भी आधे रूप में ही आएगा। यदि आप इसे लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं जी। इसके बाद में हम बात करेंगे अपने तीसरे नियम की, व्यंजन संधि के ही तीसरे नियम की हम बात करेंगे। आप इन्हें उदाहरणों सहित लिखते रहें या स्क्रीनशॉट लेते रहें ताकि आप अच्छे समझने के योग्य हो जाएं कि उदाहरण को किस प्रकार करवाया गया था। यदि आप एक बार उदाहरणों के अनुसार इसे समझ गए तो आपके लिए संधि को समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो बात कर लेते हैं तीसरे नियम की। त के बाद च या छ हो तो जो त होगा वह बदल जाएगा आधे च में, और ज या झ हो तो वह बदल जाएगा आधे ज में, और यदि ल होगा तो वह ल बदल जाएगा आधे ल में। ये सभी त के बाद की मैं बात कर रहा हूँ कि त बदलेगा च में और त ही बदलेगा ज में, और यहाँ पर भी त ही बदलेगा ल में। परंतु नियम ये है कि इनके बाद यही अक्षर होने चाहिए कि त के बाद में च या छ है तो त आधे च में बदलेगा। एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा, त बदलेगा आधे च में। उदाहरण के रूप में बात कर लेते हैं उच्चारण जी। उच्चारण, तो मैंने भी आपको बताया था कि यदि त के बाद में च या छ होगा तो त बदलेगा आधे च में, तो त बदलेगा आधे च में। और बिल्कुल ठीक उसी प्रकार आगे यहाँ पर हमारे पास में फिर से कोई स्वर नहीं है, इसीलिए च आधे रूप में ही रहेगा। तो उत्तर रहेगा उच्च चारण अर्थात उच्चारण। उच्चारण शब्द हमारे पास में यहाँ पर एक निकल कर आया है संधि के द्वारा। उच्चारण हमने एक प्रश्न के रूप में लिखा था और उत्तर के रूप में हमारे पास में आया है उच्चारण। फिर बात कर लेते हैं हमारे दूसरे की। ज से हम बात करेंगे अभी, ज और झ से बनेगा ज। तो इसके लिए हम कर लेते हैं सत जमा जन। अब यहां पर यदि बाद में ज आएगा तो त किस में बदल जाएगा? आधे ज में। तो यहां पर उत्तर रहेगा सज्जन जी। उसी प्रकार बात कर लेते हैं ल के नियम की। उत जमा लास, यह बनेगा उल्लास, क्योंकि त बदला आधे ल में। तो आशा करता हूँ आपने इस नियम को भी समझा होगा। यदि आप इसे लिखना चाहते हैं या स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इन सभी उदाहरणों को आप लिखते जाइएगा ताकि आप इन्हें बहुत आसानी से कर सकें। देरी न करते हुए बात करते हैं हमारे चौथे नियम की, जिसमें हम बात करेंगे त द के बाद में ह। तो जो त और द के बाद में जब ह आएगा उसके चर्चा करते हैं हम। त द के बाद ह और यह बदलेगा द और ध में, अर्थात त बदल जाएगा द में और ह बदल जाएगा ध में। त किस में बदल जाएगा? माफ कीजिएगा, पहले बात करते हैं चौथे नियम की। त द के बाद श होगा तो यह च और छ में बदलेगा। उदाहरण देखिएगा इसकी। उदाहरण है उत श्वास जी। उत श्वास इसकी उदाहरण है। त द के बाद में यदि श होगा तो वह च और छ में क्रमशः दोनों बदलेंगे। उत्तर देख लीजिए आप सभी। इसका उत्तर जो बनेगा वह बनेगा त बदलेगा किस में? च में, और श किस में बदलेगा?
छ में, तो उत्तर रहेगा उच्छ्वास। एक बार फिर से देख लीजिए, थोड़ा सा कठिन है यह। त और द के बाद में यदि श है, यदि आपके पास में त आ गया है, उत में आपने देख लिया त है, उसके बाद में यदि श है तो त बदलेगा आधे च में और श बदलेगा छ में, तो उत्तर आप सभी के सामने है। अब बात करते हैं हमारे पांचवें नियम की, जिसमें त और द के नियम को यदि हम करें तो त द के बाद यदि ह है तो जो त बदलेगा वह बदलेगा द में और ह बदलेगा ध में। उदाहरण से एक बार फिर से स्पष्ट कीजिए इसे। उत जमा हार। अब नियम के अनुसार जो त है वह बदलेगा द में और ह बदलेगा ध में। फिर से देखिए, त और द के बाद यदि ह है, त के बाद में आपको ह दिखाई दे रहा है, तो त बदल जाएगा द में, जैसा मैंने वहां पर लिख दिया है, और ह बदल जाएगा ध में। तो इस प्रकार जो उत्तर रहेगा वह होगा उद्धार। माफ कीजिएगा, उद्धार। उद्धार। इसके बाद में बात करते हैं हमारे छठे नियम की। म के बाद यदि म के बाद में क से प वर्ग तक कोई भी वर्ण पाया जाता है तो म उसी वर्ग के पांचवें अक्षर में बदल जाएगा। और मैंने आप सभी को बताया था पांचवा अक्षर होता है अनुस्वार, अर्थात बिंदु के रूप में हमें दिखाई देता है। तो उसी रूप में जब यह बदलेगा, पहले बात कर लेते हैं अनुस्वार की, अर्थात इसमें जो भी शब्द होगा वह बिंदु से बनेगा। जिस प्रकार हम लिख देते हैं बंद, तो इसी प्रकार इस बिंदु का प्रयोग इसमें किया जाएगा और अपने ही वर्ग के अंदर जो वर्ण होगा वह बदलेगा। उदाहरण से हम इसे देख लेते हैं किस प्रकार यह होगा। सम जमा देह जी। तो यहां पर हम देखेंगे इस वर्ण के आधार पर जब ये अपने ही वर्ग के अंदर बदला जाएगा। तो यहां पर द जो है वह कौन से वर्ग से संबंध रखता है? वह रखता है त, थ, द, ध, न। तो इसी वर्ग का जो पांचवा अक्षर में इसे बदलना हमने होगा। पांचवा अक्षर क्या है? न। बदलेगा कौन? जो आधा म है वह बदलेगा। जब म बदलेगा तो म के स्थान पर आएगा आधा न, और देह को बिल्कुल ठीक उसी प्रकार लिखा जाएगा जैसा कि उसे लिखा गया है। और आज जो हमारा रूप है बिंदी को लगाने का वह इस प्रकार लगाया जाता है, अनुस्वार को संदेह। आशा करता हूं आपने इसे भी समझा होगा। यह था छठा नियम। अब बात करते हैं हमारे आखिरी नियम की, सातवें नियम की। इस नियम के अनुसार अ या आ को छोड़कर, स्वर अ या आ को छोड़कर यदि स से पहले कोई अन्य स्वर पाया जाता है तो है जो स होगा, जो योग के चिन्ह के बाद जो स होगा, अर्थात यहां पर अ या आ के अलावा अ या, आशा करते हैं यहाँ पर जैसे हम ई लगा लेते हैं, ई को हमने यहाँ पर प्रयोग में लाया और ई के बाद में यदि स पाया जाता है तो वह स बदलेगा श में। किस प्रकार? उदाहरण देखते हैं। वी जमा सम जी। इस प्रकार आप सभी के सामने लिखा गया है वी जमा सम। तो यहां पर जो स्वर है वह ई है, इसीलिए यह श किस में बदल जाएगा? स किस में बदल जाएगा? श में, और उत्तर होगा विष्णु। दूसरी उदाहरण देख लेते हैं। अभी जमा सेक, यह स बदल जाएगा श में, और उत्तर क्या होगा हमारे पास में? अभी
शेक। तो यह नियम थे हमारी व्यंजन संधि के। आशा करता हूँ आपने इन्हें बहुत अच्छे प्रकार से समझा होगा। बार बार वीडियो को चलाकर देखें यदि आप समझने में किसी प्रकार की कठिनाई का अनुभव कर रहे हैं, और यदि आपको किसी भी प्रकार की कठिनाई होती है तो आप मैसेज बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि आपको किस चीज़ में कठिनाई आ रही है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।